तो बच्चों नए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी पार्ट वन में आप सभी का स्वागत है। और इसको दो पार्ट में हम खत्म करेंगे। मोस्टली पार्ट वन में जो कंसेप्ट वाइज जो डिस्कशन है वो है, और पार्ट टू में एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कहानी ऐसी है कि एक बड़ा पढ़ाकू लड़का, आप और हम लोग जैसा, वो दिल्ली से रांची आया। रांची स्टेशन पे उसने कुली ली और कुली को एक बड़ा सा अपना बैग पकड़ाया। फिर दूसरा सामान खोजने के लिए अपने कंपार्टमेंट में गया, मैंने ट्रेन के बॉगी में गया। वो खोज रहा था बहुत देर से, बहुत मुश्किल से उसको लगा, और उतरने वाले की भी भीड़ थी। उतरते निकलते 10 से 15 मिनट बीत गए। उसके बाद वो बाहर अपना किसी गाड़ी पकड़ने के लिए बाहर निकला। 5 मिनट में बाहर आ गया। तुरंत उसको एक ऑटो रिक्शा मिल गया, ऑटो रिक्शा में सामान डाल दी। कुली से बात किया, चलो भाई बताओ कितना हुआ। बोला सर 200 रुपये हो गए। तो 200 क्यों? तो सर 100 रुपये से तो कम होगा नहीं। 100 रुपये क्यों देंगे 5 मिनट के लिए? 100 रुपया क्या? बोला कि हम तो सर 15 मिनट से सामान खड़े हुए हैं। बोला कि 15 मिनट से लेके तुम माथे पे खड़े हो तो हमारे हिसाब से तो वर्क नहीं है। हमारा तो फिजिक्स बोलता है कि माथे पे सिर्फ सामान रख के खड़े रहोगे तो वर्क नहीं है, तो हम तो उसको वर्क में मानेंगे नहीं। 5 मिनट का बताओ तुमको कितना लगेगा। झंझट शुरू हो गई। अगल बगल के लोग आए। लोग कोई समझ में नहीं आ रहा था ये किस फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो दोस्त, जो वर्क हम सिंपल जिंदगी में बातें करते हैं, क्या फिजिक्स उसी ढंग से लेता है? तो चलिए चर्चा करते हैं। तो चर्चा क्या है, वर्क क्या है एज पर फिजिक्स। आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दुनिया की दारी की बातें छोड़ दीजिए। बहुत जगह पे आप चकरा जाएंगे कि वर्क ये ही है केवल। वो बड़ा छोटा नैरो बैंड है इस वर्क का, जो फिजिक्स डिफाइन करता है, जो आप हम कहते हैं। थक थक के हमारे पसीने निकल जाएंगे माथे पे सिर सामान रखे हुए, और फिजिक्स नहीं बोलता है। वो बोलता ही नहीं है कि वो सामान है, वो वर्क है। खैर, वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देने की जरूरत है दोस्त। वो तो संयोग था कि कूली ने से वो ऑटो मिल गया। यदि कूली से ऑटो नहीं मिलता और वापस उसे प्लेटफॉर्म पे आना होता, रुकना पड़ता, तो वो तो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तुमने तो कुछ काम ही नहीं की। पिछले आधे घंटे में तुम्हारे सिर पे सवार रहा, मैं तो पैसा नहीं दूंगा। चलो मैं किताब बता देता हूँ। सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े रिसर्चर और मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट का बता देता हूँ कि वो वर्क तो है ही नहीं, तो मैं तुझे पैसा क्यों दूंगा। संजोग अच्छा था, बेचारा कूली कुछ पैसे में बात बन गई। क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यदि उसी जगह पे आ गए लेकर, तो वर्क हो गया जीरो। फिजिक्स बड़ा स्ट्रिक्ट है दोस्त। फिजिक्स को फिजिकल आउटपुट चाहिए, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाते हैं, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। एंड वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है। फोर्स को भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर वर्क डन का कोई मतलब नहीं है। वर्क डन कभी निगेटिव होता है ना कभी पॉजिटिव होता है। यदि वो डिस्प्लेसमेंट हुई और फोर्स लगा तो वर्क डन होगा। डिस्प्लेसमेंट राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है, दैट डजंट मैटर। ठीक है। तो वर्क जो डन है दैट विल हैव ओनली द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड से मतलब रखता है, नो डायरेक्शन। द यूनिट ऑफ वर्क क्या है? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। और इसको 1 जूल भी बोलते हैं। दस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर। किसी भी चीज को 1 न्यूटन लगाकर 1 मीटर यदि बढ़ाते हैं तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 जूल। ठीक है, along the line of the force। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा है, अब फटाफट होगा आज का ये चैप्टर। A force of 7 Newton acts on an object and the displacement is say 8 meter in the direction of force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? सिंपल सा है।
वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ कितना है 7 और एस कितना है 8, 3 क्लास के बच्चे का फटाफट 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? ये फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो भैया, या फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलोगे, अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज में नहीं बोलना है। पर फिजिक्स क्या है? इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज कॉल्ड दैट वर्क इज डन। देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोस्त। चलो आगे आते। Write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. सिंपल सा, कितने बार डिस्कस करेंगे? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन 1 जूल, अभी हमने डिफाइन किया। 1 जूल किसको बोलते हैं? 1 जूल if you apply the work if you apply the force of 1 newton and it's if the object displaced by 1 meter in the direction of force, ठीक है, then it will be called as a 1 newton 1 joule. So thus the 1 joule is the amount of work done on an object when the force of 1 newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. फोर्स क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। A pair of bullocks exert a force of 140 newton on a plug. The field being plugged is 15 meter long. How much work is done in plugging the length of the field? सिंपल सा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। 15 मीटर उसने काम किया और कहीं वो उसी जगह से काम करके वापस उस जगह आ जाता तो क्या होता? तो बैल बेचारा थक जाता, वो किसान थक जाता। लेकिन फिजिक्स क्या बोलता? भैया जहाँ से शुरू किए वहीं वापस आ गए, पूरा खेत जुत गया, कोई मतलब नहीं। हम नहीं मानते, हम मानते नहीं है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखो। चलो आगे आते हैं। तो एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of its capacity of doing work. It is a capacity. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. So 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. 1 जूल काम करने के लिए 1 जूल की एनर्जी चाहिए। एनर्जी 2 तरह के होते हैं जो फिजिक्स में होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी possessed by an object due to its motion, जो उसके स्पीड के चलते, उसके मोशन के चलते जो इसके पास एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू एनर्जी है। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ एम ए इंटू एस। अब इसको देखो, एस को तुम इस तरह से भी लिखते हो, वी माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, तो 1 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि वो रेस्ट से मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। It is clear that work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी चेंज हो रहा है। इनिशियल u 1 बाई हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है इन केस इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, देन वो सर्टेन वैल्यू आएगा। तो सो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a velocity of uniform velocity v is half mv square. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इससे डिराइव किया जाता है। ठीक है, चल आगे आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। Ke is equal to half mv square. The kinetic energy on object of mass m moving with third question, velocity of 5 meter per second in 25 joule. What will be the kinetic energy when its velocity is doubled? What will be the kinetic energy when its velocity increase 3 times? अब अभी क्या है, इसका 25 जूल है जब वेलोसिटी v है। ठीक है,
तो इसका मास यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा v दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो मास 2 kg हो गया। अब उसका वेलोसिटी दुगना हो जाता है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 10 मीटर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि मास यहाँ से पता चल गया था 100 जूल। और जब ये ट्रिपल्ड हो जाता है, यानी कि 3 टाइम्स हो जाता है, तो 15 हो जाता है, तो 225 जूल हो जाएगा। इस तरह से निकाल लोगे फटाफट, ठीक है ना। डबल हुआ तो 100 जूल और ट्रिपल हुआ तो 225 जूल। हाँ, चल अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट is the energy present in it by virtue of its position on configuration। ये पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके किसी पार्टिकुलर पोजीशन और या उसको कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, उस समय दबा के रखा हुआ है, तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन लंबा है, वो छोटा हो गया है, तो वो जैसे ही उसको जिससे पकड़ के रखा छोड़ा जाएगा, तो वो बाहर की तरफ अपनी एनर्जी एक्सर्ट करेगा। और यदि कोई समान ऊंचाई पे रखा हुआ है, वो गिरेगा तो नीचे आपको चोट लग सकती है, पैर पे गिरेगा या कुछ फूट सकता है, टूट सकता है, तो जब तक उसमें कोई एनर्जी नहीं है तो कैसे तोड़ रहेगा। तो वो उसके पोजीशन के चलते या उसके कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो एनर्जी होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बांध पे पानी को रोक के रखना, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ोगे तो बड़ी तेजी से अगल बगल की तबाही मचाते हुए निकल जाता है, जो केदारनाथ में हुआ था। तो उसको पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो जगह उसको स्टॉप करके रखा है और बाय वर्च्यू ऑफ उस पोजीशन है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये चीज आया कहाँ से? यदि छत से कोई सामान जो गिर रहा है, छत के ऊपर में वो रखा हुआ है, तो उसके अंदर वो एनर्जी कहीं से न कहीं से स्टोर हुआ है। कैसे स्टोर हुआ है? कोई ना कोई उसको उठा के ऊपर रखा है, कोई ना कोई उसमें एनर्जी दिया है, जो कि जिसके चलते ये सामान ऊपर गया किसी न किसी तरीके, या तो नेचर की तरफ से, या आप जैसे कि पहाड़ के ऊपर जो पत्थर है वो नेचर के थ्रू अटका हुआ है, कभी वो गिरेगा तो रोड ब्लॉक कर सकता है, नीचे के कोई गाड़ी वाड़ी पे गिरेगा तो गाड़ी को डैमेज कर सकता है। तो किसी न किसी तरह से उस पर वर्क हुआ बाई नेचर और बाई ह्यूमन, और उसके चलते उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या होता है? अगेन फोर्स, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जितना ग्राउंड से ऊपर होगा वो दैट इज एच, और एम जी इक्वल टू एफ। तो काइनेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच। तो इसी पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। होता क्या है, जब आप ऊपर से गिराते हो, ऊपर जो सबसे हाइट पे है सामान कोई रखा हुआ, गिरता है नीचे में चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे में जीरो हो गया, कहीं कुछ हाइट नहीं है, क्योंकि एच जब जीरो हो जाएगा, एच जब जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो एनर्जी गई कहाँ? तो ऊपर से जो छोड़, जैसे ही वो गिरा उस समय उसमें वेलोसिटी जो आ रहा है उसके चलते उसमें काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो रहा है। और जो जमीन पे गिरता है तो यहाँ तहस नहस तोड़ फोड़ मचाता है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है, जब वो एकदम हाइट पे रहा है और जब हाइट पे और स्थिर रहा, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी फुल होगा। और बीच में स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन हाइट धीरे धीरे घट रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हाइट धीरे धीरे घट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बट टोटल सम एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी निकालोगे या हाइट को कैलकुलेट करोगे और उसको जोड़ोगे तो दैट विल बी इक्वल। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी।
जैसे कि स्प्रिंग को दबा के रखे हैं, जब वो छोड़ते हैं तो वो एक तरह से स्पीड पैदा करता है। कोई सामान उस पर रखा है तो छोड़ वो आगे की तरफ तेजी से बढ़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। अब अगला आते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर is defined as rate of doing work or the rate of transfer of energy. If the agent does a work W in time t, then power is given. So the power is rate of doing a work. Rate जब भी होता है जब टाइम से डिवाइड करते हैं, that is called rate. तो P is equal to W by T. Power is equal to work by time. The unit of power is watt होता है. Having the symbol of W, 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. ठीक है ना, 1 वाट क्या हो गया, वर्क का क्या है, वर्क का 1 जूल और टी हो गया 1 सेकेंड, तो 1 वाट विल इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, सीधे एसआई यूनिट जो है उसके साथ तुमको निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा है, 1 जूल 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, है ना, सिंपल सा। दोनों तरफ 1 आने के लिए 1 ऊपर 1 टी, टी इक्वल टू 1, डब्ल्यू इक्वल टू 1, देन पी इक्वल टू 1 हो जाएगा। We can also say that the power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. ठीक है, 1 watt is equal to 1 joule per second. We express larger rate of energy transfer in kilowatt में करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, यानी कि इसका मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज पावर जब हम निकालते हैं तो टोटल एनर्जी कंज्यूम और टोटल टाइम के हिसाब से निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। एवरेज है, टोटल एनर्जी इतना लगा और टोटल टाइम पार्टिकुलर टाइम में इतना टोटल एनर्जी लगा, तो एवरेज पावर डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड और वाट भी बोलते हैं। ठीक, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट ऑफ पावर क्या होगा, 1 जूल इन 1 सेकेंड, टोटल वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is the power? निकाल लेंगे यहाँ से, क्लास 4 के बच्चे करेंगे इसको फटाफट। Define average power. The average power is defined as ratio of total work done and the total time taken. Average power is equal to total work done divided by total time. ठीक है, अभी डिफाइन हुआ, चलो अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर में हम लोग लेते हैं, जो नॉर्मल कमर्शियल होता है 1 किलोवाट आवर लेते हैं। आपको बिजली का बिल जो आता है 1 किलोवाट आवर में आता है। ठीक है ना, तो इसका क्या है, 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर, मतलब कि 1 घंटे में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट लगातार 1 घंटे तक, बस ऐसे समझो। 1 आवर 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है ना, 1 घंटे तक यदि हम 1 किलोवाट एनर्जी लेते रहेंगे तब 1 किलोवाट आवर का आएगा। तो क्या हो गया, 1 किलोवाट पर आवर हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, इसको निकालोगे तो ये इतना जूल आएगा। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना, केवल 1 किलोवाट होगा, देन 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकेंड, बट 1 किलोवाट आवर तो 1 आवर 3600 सेकेंड हो जाएगा वो, और ये टोटल आ जाएगा। तो बचे हुए जो एग्जाम्पल है हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे, तब तक एंजॉय करो, समझो, और पुली को तुम लोगों तक मत करना, क्योंकि जो नॉर्मल है वो फिजिक्स से अलग है। ठीक है, इसको शेयर करो दोस्तों में, इसको पॉपुलर करो और अपने कमेंट्स दो। चलो, ओके, थैंक यू।